हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। पीजीटी 2019 के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कुछ और प्रश्नों के अध्ययन करेंगे जो कि आपके पीवाईक्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का जो सेल यूनिट है उनके प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और आगे की जो जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें आपके सिलेबस वाइज हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं ले करके आऊँगी उस टॉपिक से जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग 2019 का फिनिश करेंगे और तुरंत बाद ही उसका सेल के हम लोग आज मैं कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो वीडियो हमारी आएगी वो सेल के ऊपर आएगी। तो सबसे पहले हम लोग सेल टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पढ़ाया हुआ मेरा अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग द्वारा स्रावित होता है किसके द्वारा? अमाशय द्वारा, फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा, वृक्क द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है, वृक्क के द्वारा। ठीक है, वृक्क क्या है? ये हमारी किडनी है। ओके, ये हमारी किडनी है और यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग किडनी द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क या गुर्दे होते हैं। उत्सर्जी अंग, हाँ ठीक है। तो ये क्या, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने वाले जो अंग हैं वो उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, और उत्सर्जी अंग में ये हमारा वृक्क आता है। इनसे संबंधित अन्य उत्सर्जी अंग मूत्र वाहिनियाँ, मनुष्य में एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ हैं। ठीक है, और हमारे पास गुर्दों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और एक जोड़ी वृक्क वाहिनी, अगर वृक्क वाहिनी की बात करें तो उनकी भी संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। और जो हमारे गुर्दे हैं वो हमारी उदर गुहा के पृष्ठ में कशेरुक द्रव्य के इधर उधर दाएं व बाएं में स्थित होते हैं। ठीक है, तो जो गुर्दे हमारे कहाँ, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, मतलब पीछे के भाग में कशेरुक द्रव्य के इधर उधर दाएं और बाएं ओर स्थित होती हैं। तो जो आपका एरिथ्रोपोइटिन है का उसका मुख्य भाग क्या है? वृक्क है, किडनी है। अगला प्रश्न है हमारा, अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं? ऐसे प्रश्न जो कि हमें मालूम होते हैं लेकिन एग्जाम में प्रेशर की वजह से हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में हैं, आर्गन, नियान, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसका आप देखेंगे कि आर्गन, ठीक है, आर्गन क्या है? ये तो न्यून जो हमारी 1% से भी कम गैसें हैं उनके अंतर्गत आते हैं ना, जिसको हम कहते हैं आर्गन, नियान व अन्य गैसें। तो हाँ, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, आर्गन और नियान। अगला प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% हमारी नाइट्रोजन, 21% क्या हमारी ऑक्सीजन, CO2 की बात करें तो 0.03 और उसके अलावा जितना भी हमारा बचता है वो सब हमारा किसके अंतर्गत? अन्य गैसों के, जिसमें नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा आते हैं, अन्य गैसें आती हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना प्रदूषण के स्रोत हैं। ऑटोमोबाइल दहन, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत क्या आती हैं? मोटर गाड़ियाँ जो कि सड़कों पर चलती हुई आपको दिखती हैं। दहन मतलब जलाना, घरेलू ईंधन का जलना, जैसे चूल्हे वगैरह जला रहे हैं उससे भी जो हमारा वायु का वातावरण होता है तो उसमें कौन सा प्रदूषण? जल, मृदा, वायु, ध्वनि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा? वायु, क्योंकि वे सारी चीज़ें मिलकर के हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायु में जाते हैं। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ में बिना जली हुई क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन गैस व नाइट्रिक ऑक्साइड परस्पर मिलकर प्रकाश संश्लेषी समाग बनाती हैं। इससे ऑक्सीलेट, नाइट्रेट आदि अत्यंत हानिकारक पदार्थ हैं जिनमें आँखों से पानी निकलता है तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है।
तो ये क्या है, सबसे मतलब ऑटोमोबाइल क्या बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए। और ऑटोमोबाइल सारी चीज़ों का धुआं कहाँ जाएगा, हमारे पर्यावरण में जाएगा, और पर्यावरण में जाएगा तो इससे इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा। सबसे ज़्यादा किसमें, वायु में ही जा करके मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर वायु प्रदूषण करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है हमारा गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग के उदाहरण है। मतलब गलसुआ, चेचक और फेफड़े किस रोग के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे जैविक संरचरण, वाहक संचरण, वायु संचरण और आपका ट्रांसप्लासेंटल संचरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है हमारा वायु संचरण। वायु संचरण हमारा करेक्ट आंसर होगा कि गलसुआ आपका, चेचक हो गया, फेफड़े का क्षय रोग। जैसे किसी भी रोगी को इस तरह की बीमारी होती है और क्या वो थूकता है या छींकता है, तो इन माध्यमों से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें कहाँ, ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे मतलब कि हमारे पर्यावरण में फैल जाती हैं, और फिर उससे क्या होता है कि उसके फैलने की वजह से वो जो उसके आसपास रहने वाला व्यक्ति है तो वो क्या होता है, संक्रमण का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है वायु संचरण। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतराल पर लिया जाता है, अंतरालों पर लिया गया है, तो वो क्या है? अंतर संबंध, समय श्रृंखला आपकी, और नमूनाकरण, माध्य। तो ये चारों जो ऑप्शन है उसमें पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो आपकी क्या सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया जाता है। तो जब समान अंतराल की बात होगी तो वो सारी क्या है, हमारी समय श्रृंखला के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प में उपस्थित अशुद्धियां हैं। मृदा, जल, वायु, मृदा, जल और वायु। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? वायु। धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प, ये सारी चीज़ें कहाँ जा कर के, हमारे किसमें, एटमॉस्फेयर में, हमारी वायु में, वायु में सबसे ज़्यादा फैलती हैं। तो ऐसा तो है नहीं, धूल तो ज़मीन में रहती ही है, ठीक है, वो उड़ती है तो हवा में जाती है, वो उसके माध्यम से हमारी नाकों में जाती हैं ना, तो वो उससे क्या होता है, अशुद्धियाँ हमारे फेफड़ों को संक्रमण करती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ में मिलती है। धुआं भी उसी प्रकार से, हाँ, और कुहासा भी है। तो ये सब कहाँ, ये सब वायु में ही तो जा कर के मिल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में तो हमारे हैं, लेकिन साथ में किस उस पे हैं, हाँ, तो ये हमें किस में, वायु में जा कर के मिलता है, मिल जाता है। वाष्प भी कहाँ, ऊपर ही जाएगी, तो ये भी वायु में जा कर के मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। धूल, धुआं, कुहासा वाला जो ये आंसर है ये करेक्ट होता है। ये अगला प्रश्न आपका, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच में खाई को पाटने का कार्य करती है। आपने विस्तारण, ग्राम पंचायत, विद्यालय, सामाजिक समूह, आपने अगर एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा है, करेक्ट आंसर यहाँ पर विस्तारण हो जाता है। उसमें जानते हैं ना क्या, एजेंसीज और जो हमारे गांव जो वो हैं, एजेंसीज जो बड़ी संख्या में लोगों मतलब पीपल्स, कौन से पीपल्स, विलेजर्स, अन्वेषण, अनुसंधानकर्ता जो हैं, उनके बीच में जो पाटने का कार्य करते हैं वो कौन है, वो हमारे जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वही हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए यहाँ पर सही होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर नंबर ए आपका क्या होता है, करेक्ट होता है। इसके बाद जो आपके प्रश्न हैं वो मैंने आपके सेल जो आपकी यूनिट है उससे लिया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब इसके साथ ही आपका 2019 के जितने भी प्रश्न मुझे मिल पाए और जिसके मुझे आंसर क्लियर थे मैंने बताया, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं मेरे बताने में कोई गलती है तो आप उसको अपने साइड से आप उसको करेक्ट कर लीजिए। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगला हमारा जो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कि आपकी कोशिका
जो आपकी यूनिट है उसके अंतर्गत आज हम लोग प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निम्न का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्टली पूछ रहा है कि साइटोलॉजी क्या है। मैं इसका फटाफट से आंसर कराती जाऊँगी। कोशिका आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, और जो चीज़ अगर समझने वाली अगर आपको ज़रूरत है कोशिका समझने की, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा समझा सकती हूँ तो आप एक बार मुझे कमेंट करें, तो मैं कोशिका चैप्टर को भी एक बार आपको समझा सकती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि कोशिका हम लोग 10th से 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो कि आपको समझाने की ज़रूरत है। हाँ, प्रश्नों का टाइप इस तरह से कर दिया जाता है कि हम उसमें कंफ्यूज आते हैं। तो जितने भी ज़्यादा हम PYQs MCQs करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे डाउट क्लियर होते हैं। पहला प्रश्न है, साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निम्न का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तंत्रिकाओं का, रक्त वाहिकाओं का, कोशिका का और ऊतक का। तो साइटोलॉजी आप हमेशा याद किए रहिएगा, साइटोलॉजी को आप सेल से याद कीजिएगा, और सेल क्या है आपकी कोशिका। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी आपका करेक्ट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है? आंख बंद करके आंसर दीजिए, कोशिका। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को जीव का भौतिक आधार कहा? तो ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार किसने कहा? हक्सले ने कहा। ठीक है, किसने कहा? हक्सले ने कहा। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी अपने दिमाग पर जोर डालिए, और विल्सन के बारे में भी, तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। मैंने कई बार अपने प्रश्न में बार बार उस चीज़ को रिपीट किया है। असंख्य छोटी छोटी इकाइयाँ जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं, जिसका नाम सर्वप्रथम रखा गया, जिसका श्रेय किसको जाता है? तो छोटी छोटी इकाइयाँ जो जीवधारियों की रचना करती हैं। ठीक है, तो रचना करने का काम किसका है? फंडामेंटल यूनिट कौन है? हमारी कोशिका। और इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की है। जीवित प्राणी अपनी सभी जैविक क्रियाएं जिसके आधार पर पूरी करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊतक, कोशिका रस, जीव द्रव्य, राइबोसोम। तो ये आपका, इसमें आप देखिए इस प्रश्न में, तो आप देखेंगे कि आपका जीव द्रव्य करेक्ट आंसर होता है, जीव द्रव्य। ठीक, जीवित प्राणी अपनी सभी जैविक क्रियाएं इसी के आधार पर पूरी करता है। किसके आधार पर? जीव द्रव्य के आधार पर। ठीक, देखिएगा इसमें कोशिका कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कोशिका जीव द्रव्य की यहाँ पर बात की गई है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटिन क्या है? यह एक तरल पदार्थ है जो जीव द्रव्य में पाया जाता है। यह ऊर्जा का केंद्र है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह एक प्रोटीन है जो कोशिका विभाजन के समय कोमल धागों के रूप में होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर नंबर सी यहाँ हो जाता है। यह एक प्रोटीन है जो कोशिका विभाजन के समय में कोमल धागों के रूप में होती है। और क्रोमेटिन कहाँ, यही क्या करते हैं, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण वाला काम है ना, वही ये है। तो ये किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। इससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कौन सा ऑर्गन कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करता है? जंतु कोशिका में, एनिमल कोशिका मतलब हम लोगों में पाई जाने वाली कोशिका। तो उसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय और आपका है सेंट्रियोल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है सेंट्रियोल। थोड़ा बड़ा कर दूँ, विजिबल हो आप लोगों को। करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल है जो कि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कौन सा ऑर्गन कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करता है। मतलब कि कोशिका जब अलग होती है तो उस समय मतलब किस तरह का वो होगा, उसका निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? हमारा सेंट्रियोल उसका निर्धारण करने का कार्य करता है। और ये एक विशिष्ट लक्षण है जो कि मतलब ये जो सेंट्रियोल है ये कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और
जंतु कोशिका का यह बहुत ही विशिष्ट लक्षण है और ये कोशिका विभाजन के समय उसकी क्रिया में सहयोग करने के लिए दिखाई देता है। ओके, अगला प्रश्न है कोशिका के ऊर्जा केंद्र का आकार क्या होता है? ऊर्जा केंद्र भाई क्या है? ऊर्जा का केंद्र आप बताएंगे क्या है? गोलाकार, क्षणनुमा, नाव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा इनमें से सभी। ठीक है, तो जो ये कोशिका के ऊर्जा का केंद्र जिसको हम पावर हाउस की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो गोल भी हो सकता है, क्षणनुमा भी, नाव के आकार का भी। ठीक है, तो वो तीनों प्रकार का हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली में क्या विशेषता पाई जाती है? यह अर्धपारगम्य होती है, यह लचकदार और रंधित होती है, यह कोशिका को रूप या आकार देती है, उपयुक्त सभी। कोशिका झिल्ली में क्या विशेषता पाई जाती है? तो इस प्रश्न को आप देखें कि यह अर्धपारगम्य होती है, हाँ होती है। यह लचकदार और रंधित होती है, हाँ होती है, क्योंकि तभी तो आवागमन होता है। रंधित होती है, उसमें रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। यह कोशिका के रूप को आकार देती है, बिल्कुल। अगर ये कोशिका है उसके ऊपर झिल्ली है ये, तो उसको आकार देने का कार्य करेगी ना। तो उपयुक्त सभी, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। फिर अगला प्रश्न है कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? ठीक है, क्या चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, केंद्रक, जीवद्रव्य। तो प्रश्न नंबर जो 10 है आपका, उसका सही उत्तर होता है केंद्रक। अगर केंद्रक नहीं है तो कोशिका कैसी मानी जाएगी? मृत मानी जाएगी। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस होता क्या है? ठीक है, कोशिकाओं में के संगठित रूप को, कोशिका द्रव्य के विभाजन की क्रिया को, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कैरियोकाइनेसिस है वो क्या है? केंद्रक के विभाजन की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? प्रक्रिया है, उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है मध्य में ही, थोड़ा सा बगल भी स्थित हो सकता है। तो जब कोशिका का विभाजन इस तरह से होता है ना, ये तो इस तरह से क्या यहाँ पर ये केंद्रक का ऐसे विभाजन हो जाता है। माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, जानते ही होंगे आप, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, वो 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है हमारा डीएनए क्या है? यह एक कोशिका है, यह एक ऊतक है, यह एक न्यूक्लियक अम्ल है, उपयुक्त सभी। तो डीएनए क्या है? डीएनए हमारा क्या है? यह न्यूक्लिक अम्ल है। अच्छा, डीएनए होता क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। आज का प्रश्न है डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। इससे पहले की जो जब मैं ले रही थी क्वेश्चन आंसर आपका, तो उस समय मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो उसका जो मैंने आंसर शायद अपने मुंह से नहीं बताया, लेकिन मैंने आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दिया, आप उसको देख लें। तो दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन का पहले तो ध्वनि की इकाई मैंने पूछी थी, तो उसका करेक्ट आंसर डेसिबल था। दूसरा इस टाइम मैं क्वेश्चन ही नहीं मुझे ध्यान है, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो आज का प्रश्न है डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, और ये क्या हमारा करेक्ट आंसर होता है? या न्यूक्लिक एसिड है। अगला प्रश्न हमारा है किस ऑर्गन के कारण कोशिका में जल संतुलन बना रहता है? गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, वसा बिंदु। ठीक है, तो आप बताएं इसमें कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपके वैक्यूल्स है, ठीक है, क्या है आपके वैक्यूल्स, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, वैक्यूल्स होते क्या है? जिसको वैक्यूल्स को ना हिंदी में क्या, ये तो इंग्लिश है इसमें लिखा है, उसमें वैसे इसको कहते हैं क्या है? रिक्तिकाएं। ठीक है, रिक्तिकाएं। ठीक, रिक्तिकाएं एक या अनेक छोटी छोटी आकृति के कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिनको रिक्तिकाएं कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। इनमें से एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण खाद्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, जिनका कार्य उन्हें कोशिका के अन्य भागों में ले जाने का कार्य है। किसका? वैक्यूल्स का। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र की बात अगर हम करेंगे तो वो वैक्यूल्स हैं, क्योंकि इनमें जल भरा हुआ होता है, इसलिए जल संतुलन के लिए कौन है? वैक्यूल्स हैं। ठीक,
अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? परिवहन तंत्र, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वही क्या है हमारा? कोशिका का परिवहन तंत्र। तो यहाँ पर आपका पहला क्या है? सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी है आपका न्यूक्लियस। ठीक, तो डी में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस। और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है? परिवहन तंत्र है, ये परिवहन तंत्र है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका। और इसको याद करना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में रिक्तताएं पाई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है आंसर नंबर बी, जंतु कोशिका में रिक्तताएं पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, वैक्यूल्स होते हैं वो क्या हमारे जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक, अगला है, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गन प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है? प्रोटीन की बात होती है तो हम बिल्कुल भी नाइट्रोजन और राइबोसोम को भूल ही नहीं सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम सही हो जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गन प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। हाँ, संश्लेषण मतलब बनाना। ठीक है, प्रोटीन को बनाने का कार्य कौन कर रहा है? तो वो राइबोसोम है। यह प्रायः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह से चिपके रहते हैं तथा ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। कहाँ चिपके रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक झिल्ली के बाहर। अच्छा, जो ये केंद्रक है ना, इसकी भी एक झिल्ली होती है, उसके बाहर क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं और ये प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, किस क्रिया में क्रोमोसोम्स की संख्या दुगनी हो जाती है? ठीक है, तो दो प्रकार का विभाजन अभी बात हुई है, मियोसिस, माइटोसिस, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी करेक्ट होता है, माइटोसिस। क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है? समसूत्री विभाजन 46 की संख्या, और मियोसिस की जो प्रक्रिया वो अर्धसूत्री विभाजन तो 23 की संख्या। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम की संख्या दुगनी किस में होगी? माइटोसिस में, और आधी किस में रहेगी? मियोसिस में। ओके, तो कौन सा जीव एक कोशिकीय है? जीवाणु, अमीबा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर हमारा अमीबा हम लोग बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, उपयुक्त दोनों। जीवाणु, बैक्टीरिया और अमीबा ये दोनों क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। तो आपका इसके साथ में जो अगला प्रश्न है वो है, फेफड़े के वायु कोश किस उपकला ऊतक के बने हुए होते हैं? अच्छा, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि अब यहाँ से जो शुरू होने वाला है, सबसे पहली बात तो जैसे सेल की बात हम करते हैं, तो सेल के जो ग्रुप ऑफ सेल्स, जब एक तरह की सेल्स इकट्ठा होती हैं, जब एक तरह की सेल्स इकट्ठा होती है बॉडी में, तो इस किसका निर्माण करती है? टिश्यूज़ का। ठीक, टिश्यूज़ जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का। ओके, ऑर्गन जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, अर्थात तंत्र का। ठीक है, तो कोशिका से बना टिश्यू, टिश्यू से बना टिश्यू मतलब ऊतक से बना अंग, और अंग से बना आपका ऑर्गन। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें होती हैं कि ये स्टेप वाइज चलता है। तो यहाँ पर ऊतक की बात आ गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कराया। चलिए, फेफड़े के वायु कोश एलिवोली किस उपकला एपिथीलियम के बने हुए होते हैं? एपिथीलियम जो है ये उपकला की बात ही कर रहा है, एक प्रकार का ऊतक ही है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये पूछेगा शल्की, स्तंभाकार, रोमक, इनमें से कोई नहीं। तो किस तरह की वो सेल्स होती है? उपकला किस तरह की होती है? मतलब एपिथीलियम मतलब ऊपरी बाहरी आवरण जो है उसी के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, एपिथीलियम मीन्स ये आवरण ही होता है, ये जैसे हमारी स्किन है ना, तो ये क्या मतलब एक तरह का जैसे आवरण प्रदान करती है उसी तरह से। तो ये आंसर होता है शल्की। अगला प्रश्न है हमारा,
रोमक उपकला किन स्थानों पर पाई जाती है? रोमक उपकला आपकी, ठीक है, किन स्थानों पर पाई जाती है? आमाशय में, श्वास प्रणाली में, गर्भाशय नलिकाओं में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है जो आपकी गर्भाशय नलिका, जो मनुष्य की गर्भाशय नलिका जो होती है उसमें क्या कौन से ऊतक पाए जाते हैं? रोमक उपकला, उसमें रोमक उपकला पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाँ, गोबलेट कोशिकाएं क्या होती हैं? ठीक, गोबलेट कोशिकाएं या वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं या भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं और आपका या म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी ये गोबलेट कोशिकाएं जो हैं आपकी, ये भोजन के मेटाबॉलिज्म में क्या पार्टिसिपेट करती हैं, चयापचय में भाग लेने का कार्य गोबलेट कोशिकाएं करती हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां कौन से ऊतक की बनी होती हैं? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तरल ऊतक। तो मांसपेशियां जो हैं नाम से स्पष्ट है, याद के रहिए, पेशीय ऊतक की बनी हुई होती हैं। अच्छा बताइए संयोजी ऊतक से क्या क्या बना हुआ है? हमारा जो ब्लड है, हमारा बोन है, ये किसका है? ये संयोजी ऊतक से बना हुआ है। उपकला ऊतक की अगर हम बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू की अभी हम बात कर रहे थे, जो आच्छादित किए हुए हैं वो क्या है? हमारी एपिथेलियम है। मुंह व गले के अंदर की कोमल स्तरीय परतें जो हैं, आमाशय, फेफड़े, अतड़ियों के आवृत्त के अंदर और बाहर दोनों तरफ की जो परतें हैं वो किसकी? आच्छादक कोशिका या उपकला ऊतक की बनी हुई हैं। ठीक है, पेशीय ऊतक में आप जानी गए मसल टोन हो गई आपकी। तरल ऊतक की अगर हम बात करते हैं तो तरल ऊतक में शरीर के वे तरल भागों में जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं जो तरल ऊतक कहलाती हैं। इन्हीं के कारण शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पोषणीय, ऑक्सीजन, आवश्यक तत्व जैसे खनिज, लवण तथा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि। ठीक है, तो ये आपके कौन से टिश्यूज हैं? ये फ्लूइड टिश्यूज हैं। ठीक, लेकिन आप इसको याद करके रखेंगे कि जो है आपके क्या संयोजी ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक के अंतर्गत आपकी बोन्स आती हैं। अगला प्रश्न है हमारे, हृदय पेशी किस प्रकार के ऊतक से निर्मित है? संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तरल ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो जो हमारी ये हृदय पेशी है, जैसे जब हमने पढ़ा था रेखित, ऐच्छिक, अरेखित, अनैच्छिक, ठीक है, आपकी मतलब जो रेखित पेशी होती है वो ऐच्छिक होती है और अरेखित पेशी अनैच्छिक होती है। और हृदय पेशी किस प्रकार से की पेशियों से बनी हुई होती है? तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो आपके पेशीय ऊतक से ही बनी होती है। उसमें उसी पेशीय ऊतक में ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। हृदय पेशी वे पेशी मतलब इस तरह की हैं जिनमें दोनों के गुण होते हैं और ये अलग ही प्रकार की एक पेशी है जिसका की निर्माण केवल हृदय के लिए ही हुआ है। तो हृदय में ही ऐसी पेशियां देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में हमारा सेल वाला आज मैंने स्टार्ट किया है, आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगी और मैंने एक तरह से आज आपको इस तरह से डेमो दिया है कि इस तरह से मैं यूनिट वाइज कवर करवाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।